हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। देखिए, इसमें हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड भी करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में यहां पे हम देखेंगे मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मेंडलिज्म। तो देखिए, मेंडलिज्म अर्थात मेंडलवाद से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी है यह शब्दावली है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक आप शब्दावली नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको मेंडल के नियम समझ में आने वाले नहीं हैं। अर्थात टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह बेस है पूरे मेंडल के नियमों का। यदि टर्मिनोलॉजी आप समझ लेते हैं तभी आपको मेंडल के नियम, मेंडल नियम के जो भी एक्सेप्शंस या अपवाद हैं, इसके अलावा जो भी आगे की चीजें हैं मेंडल से संबंधित, वो तभी समझ में आएगी जब आपको मेंडलवाद से संबंधित टर्मिनोलॉजी पता होगी। टर्मिनोलॉजी या शब्दावली में देखिए, सबसे पहले तो है संकेत यानी कि सिंबल्स। देखिए, आप अक्सर पढ़ते हैं कि हर एक चीज को जैसे सिंबल से हम किसी ना किसी सिंबल या प्रतीक के माध्यम से या संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में देखते हैं कितने सारे एलिमेंट हैं, तो सबका एक क्या होता है, अलग से अपना सिंबल होता है। उसी प्रकार जब मेंडलवाद में आप जाएंगे तो मेंडलवाद में भी कई सारी शब्दावली में जो भी मेंडलवाद है उसमें कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि संकेतों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, तो अनुवांशिकी में संकेतों का जो प्रयोग होता है वो अहम माना जाता है। तो इसमें आपको एक तरीका भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमको संकेतों का प्रयोग तो करना ही है अनुवंशिकी में, लेकिन इसका भी एक तरीका है। देखिए, किस प्रकार से संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रभावी लक्षण है, यानी कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कोई यदि प्रभावी लक्षण है तो उसको हम उसके अंग्रेजी के नाम के प्रथम बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और वहीं यदि कोई अप्रभावी लक्षण है तो उसे हम उसी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहां पे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक लक्षण है, और लक्षण क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पौधा कैसा है, टाल है अर्थात लंबा है। तो लंबा पौधा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, लंबे पौधे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, टाल कहेंगे। तो चूंकि लंबे को हम इंग्लिश में कहते हैं टाल, तो टाल के स्टार्टिंग वर्ड क्या है, यहां पे टी है, कैपिटल टी। तो यहां पे लंबे पौधों के लिए हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे इसे। वहीं यदि इसका अप्रभावी लक्षण है तो अप्रभावी लक्षण देखिए, लंबे पौधे का उल्टा क्या हो जाएगा, ड्वार्फ यानी कि बौना पौधा। तो बौने पौधे के लिए जो हम संकेत लेंगे वो लेंगे हम स्मॉल टी। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई प्रभावी लक्षण है, जैसे मान लीजिए लंबा पौधा प्रभावी है, तो लंबे पौधे की स्पेलिंग होती है इंग्लिश में टाल, माने होता है लंबा। तो टाल का जो प्रथम वर्ड है उससे हम प्रदर्शित करेंगे प्रभावी लक्षण को, जबकि इसका विपरीत लक्षण मान लीजिए जो अप्रभावी है उसको हम इसी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। यानी कैपिटल टी से यदि हम प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसके विपरीत या विरोधी लक्षण को हम उसके स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात यदि प्रभावी लक्षण है तो उसे हम अंग्रेजी के प्रथम बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि यदि कोई अप्रभावी लक्षण है तो उसी के छोटे अक्षर से इसको प्रदर्शित करते हैं। किसको, अप्रभावी लक्षण को। एग्जाम्पल यहां पे आप एक और भी देख सकते हैं। जैसे हमने सेम एग्जाम्पल आपको अभी बताया कि जैसे मान लीजिए ऊंचाई के अनुसार यदि हम देखें, हाइट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, तो पौधे 2 प्रकार के होंगे। एक तो ऐसे पौधे होंगे जो कि लंबे होंगे, और दूसरे पौधे ऐसे होंगे जो कि ड्वार्फ होंगे, यानी कि बौने या छोटे पौधे होंगे। तो देखिए, लंबे पौधों को चूंकि हम इंग्लिश में कहते हैं टाल, तो टाल के प्रथम बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से हम दर्शाएंगे किसको, लंबे पौधों को, और इसी के स्मॉल लेटर से हम दर्शाएंगे इसके विपरीत या विरोधी लक्षण, यानी कि इससे छोटे वाले लक्षण को। तो बौने पौधों को हम इसी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात यदि कोई प्रभावी लक्षण है तो उसको उसके अंग्रेजी के नाम के प्रथम बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि यदि कोई अप्रभावी लक्षण है तो उसी के हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं किसको, अप्रभावी लक्षण को। तो यहां पे आपने देखा कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के हिसाब से हम कैसे जो है तो यहां पे संकेतों को प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कुछ प्रमुख संकेत, यानी कुछ ऐसे प्रमुख संकेत हैं जिनका हम प्रयोग अनुवंशिकी में करते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको गौर करना है, यहां पे दिए गए P1 तथा P2। देखिए, P1 तथा P2 जो होते हैं ये पैतृक पीढ़ी के पौधों के लिए यूज किया जाता है, अर्थात जनकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो P1 व P2 जनक होते हैं। तो P1 भी एक जनक है और P2 भी क्या है, जनक है। तो जनकों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं P1 व P2। ये पैतृक पीढ़ी के पौधों के लिए यूज किया जाता है। और ये संकरण
से संकरण या क्रॉस करने वाले दो जनक या पौधे होते हैं। तो देखिए ये बेसिकली दो जनक होते हैं। तो जनकों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यदि आपस में दो जनकों के मध्य क्रॉस हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमने एक लक्षण लिया लंबे पौधे, और लंबे पौधों का क्रॉस यदि हम कराएं किसके साथ? बौने पौधों के साथ। तो लंबे पौधों का क्रॉस जब बौने पौधों के साथ कराएंगे तो लंबे पौधे और बौने पौधे क्या हो गए? दो जनक हो गए। तो एक को हम मानेंगे P2 और एक को मानेंगे हम P1। तो P1 व P2 क्या होते हैं? ये पैतृक पीढ़ी के जनक होते हैं, अर्थात इनको हम जनक के लिए प्रदर्शित करते हैं। तो जनक के लिए हम आपको याद रखना है कि P1 व P2 जो है संकेत या सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। वहीं आपको याद रखना है F1। F1 का मतलब होता है प्रथम पुत्री पीढ़ी। तो प्रथम पुत्री पीढ़ी को यानी कि फर्स्ट फोलियल जनरेशन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो F1 से प्रदर्शित करते हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि F1 टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रथम पुत्री पीढ़ी यानी कि फर्स्ट फोलियल जनरेशन के लिए प्राप्त करते हैं या संकेत को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखना है आपको, यहां पे हमने लिखा भी है कि दो पैतृक जनकों के संकरण से प्राप्त पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। अब देखिए F1 पीढ़ी है क्या? मान लीजिए हमने दो जनकों के मध्य क्रॉस कराया, जैसे मान लीजिए हमने कैपिटल टी एक जनक लिया और दूसरा जनक हमने लिया स्मॉल टी, यानी हमने लंबे पौधों का क्रॉस जब बौने पौधों के साथ कराया तो यहां पे हमको एक कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी, और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है ना, ये पीढ़ी कहलाती है F1 पीढ़ी। ये क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी कहलाती है। तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि यदि हम एक P1 यानी एक प्रभावी एक यहां पे यदि हम लक्षण लेते हैं, एक जनक है और दूसरा जनक हमारा है P1 P2, तो इनके मध्य यदि हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो यहां पे आपको याद रखना है कि ये जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो कौन सी पीढ़ी कहलाती है? F1 पीढ़ी कहलाती है या F1 जनरेशन कहलाती है। आप यहां पे भी आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहां पे दो जनक लिया है P1 P2, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस यदि हमने कराया तो यहां पे हमको एक पीढ़ी प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। इसके बाद देखिए अगला सिंबल आपको याद रखना है क्रॉस का चिन्ह। देखिए जब भी हम क्रॉस या संकरण कराते हैं तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से हम संकेत या सिंबल का यूज करते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रकार का आपको यहां पे बनाना है। तो ये जो संकेत होता है ये होता है दो जनकों में क्रॉस कराए जाने का संकेत, यानी आपस में जब हम दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो हम इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए यदि हम बात करते हैं, आपको ऐसी संरचना दिखे जिसमें कि आपको गोलाकार संरचना दिखे और उसके ऊपर आपको तीर जैसी संरचना यदि नजर आती है, एरो जैसी संरचना यदि नजर आती है, तो यह सिंबल होता है पिता के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि मेल अथवा नर के लिए यह संकेत यूज किया जाता है। वहीं फीमेल के लिए देखिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है यहां पे? तो फीमेल के लिए यहां पे देखिए यहां पे गोलाकार संरचना रहेगी और इस गोलाकार संरचना के नीचे यदि प्लस लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये माता है अथवा मादा के लिए यह संकेत प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा देखिए F2 का मतलब होता है द्वितीय पुत्री पीढ़ी। F1 का मतलब आपने क्या देखा कि F1 जो होती है वो प्रथम पुत्री पीढ़ी होती है और F2 क्या होती है? द्वितीय पुत्री पीढ़ी होती है। तो देखिए जब प्रथम पीढ़ी की संतान जो प्राप्त होती है उसमें यदि हम आपस में निषेचन या आपस में स्वसंकरण कराते हैं तो उसके फलस्वरूप जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे हम F2 पीढ़ी या द्वितीय पुत्री पीढ़ी कहते हैं। आप यहां पे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हमने देखिए यहां पे हमने क्या कराया है? क्रॉस कराया है। तो हमने यहां पे लंबे पौधों का क्रॉस कराया है, किसके साथ? बौने पौधों के साथ कराया है। तो दो जनकों के मध्य हमने क्रॉस कराया तो हमको यहां पे F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब F1 पीढ़ी में हमको कैपिटल टी व स्मॉल टी प्राप्त हुआ है और इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का यदि हम आपस में क्रॉस करा दें, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस हम करा दें कैपिटल टी स्मॉल टी से ही, तो जब इनका हम आपस में क्रॉस कराते हैं तब जो संतानें प्राप्त होती है वो हमको कहलाती है F2 पीढ़ी यानी कि द्वितीय पुत्री पीढ़ी या F2 जनरेशन। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये कुछ प्रमुख सिंबल हैं जिनका हम उपयोग या जिनका हम यूज करते हैं किसमें? अनुवंशिकी या जेनेटिक्स में। तो आपने देखा कि अनुवंशिकी या जेनेटिक्स में ऐसे कई सारे सिंबल या प्रतीक होते हैं जिनका यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए जो प्रमुख चीज है वो है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली पढ़ते हैं तो इन दो वर्डों का मतलब आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं, तब तक आपको मेंडलवाद की टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं।
तो अब आप देखिए प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। देखिए F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ने वाले लक्षण को ही हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और देखिए F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात जो लक्षण F1 पीढ़ी में छिपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो F2 पीढ़ी में पुनः दिखाई देने लग जाते हैं, ऐसे लक्षणों को फिर हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे लंबे पौधे और बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया, तो लंबे पौधों के लिए हमने यहां पे दो कारक लिए हैं कैपिटल टी, और बौने पौधों के लिए हमने लिया है स्मॉल टी। अब इसके मध्य हमने क्रॉस कराया, तो क्रॉस जब हम कराएंगे तो देखिए यहां पे हमको प्राप्त होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी F1 पीढ़ी हमको प्राप्त होगी, तो ये कैपिटल टी प्राप्त हुआ, ये स्मॉल टी प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां पे जो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन, तो देखिए F1 पीढ़ी में जो लक्षण हमको दिखाई देते हैं ये प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। मतलब हमने दो जनकों के मध्य क्रॉस कराया, एक जनक है P1, दूसरा जनक है क्या P2, तो दो जनकों के मध्य यदि हम क्रॉस कराते हैं आपस में तो हमको एक F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। और F1 पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई देंगे उन लक्षणों को हम कहते हैं प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर। ये आपको याद रखना है। और आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि ऐसे लक्षण जो कि प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देते हैं, और जब हम पुनः इनका आपस में क्रिया कराते हैं, यानी देखिए अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुई है ना, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो प्राप्त हुई है इसका क्रॉस हम इसी से यदि कराएं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमको प्राप्त हुई है F1 पीढ़ी में, यदि इसका क्रॉस हम इसी से कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो फिर जो हमको पीढ़ी प्राप्त होगी ना इसका क्रॉस कराने के बाद, तो वो होगी F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में ये लक्षण जो अप्रभावी लक्षण होते हैं ये पुनः प्रकट हो जाते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। यह बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है कि प्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो कि F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में छिपे रहते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर। दोनों को आपको याद रखना है। और इसके बाद आज की इस वीडियो का आखिरी यहां पे पॉइंट है जो कि समयुग्मजी व विषमयुग्मजी है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके मध्य डिफरेंस भी आपको पूछा जाता है जो कि अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए पहले तो आप समझिए कि समयुग्मजी व विषमयुग्मजी यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होता क्या है। तो देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समयुग्मजी व विषमयुग्मजी, सम का मतलब है समान, तो समान किस प्रकार से यहां पे होगा समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक लक्षण लिया है, जैसे मान लीजिए हमने एक लक्षण ये लिया कि जो पौधे के पुष्प हैं, पुष्पों का रंग मान लीजिए कैसा है, लाल है। कैसा है? पुष्पों का रंग मान लीजिए कैसा है, लाल है। तो लाल पुष्प हमने एक लक्षण लिया है। अब उसके लिए हम यहां पे दो कारक या दो जीन या दो एलील लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने यहां पे लिया लाल पुष्प, तो लाल पुष्प के लिए यदि हम दोनों जीन ले रहे हैं, कौन कौन से, कैपिटल आर। अब हमने आपको पहले ही बताया है कि यदि हम लाल जीन लेंगे, यदि हमारा लक्षण क्या है, लाल है, तो लाल को हम दर्शाते हैं रेड से, तो यानी रेड का संकेत कैसा आएगा, यहां पे आर आएगा। तो यहां पे हमने क्या किया कि लाल रंग के पुष्पों को लिया है। अब लाल रंग के पुष्पों के लिए हमको दो जीन लेना है। कैसे जीन लेना है, दो जीन लेना है। इसको आप कारक या एलील भी कह सकते हो। तो हमको जो दो कारक या एलील लेना है किसी एक लक्षण के लिए, जैसे पुष्प हमारा कैसा है, लाल है, तो उस लाल पुष्प के लिए हम यहां पे जो दो यहां पे जो हम लेंगे जीन, वो यदि कैसे हैं, वो यदि दोनों एक समान हो, कैसे हो, वो यदि आपस में समान हो, जैसे कैपिटल आर ही यदि हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे या समयुग्मजी कहेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए हमने लाल रंग के पुष्पों के लिए यदि एक जीन हम क्या ले लें, कैपिटल आर, और दूसरा जीन या एलील हम ले लें स्मॉल आर, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये फिर विषमयुग्मजी कहलाएगा। अर्थात किसी एक लक्षण के लिए हम जो दोनों जीन लेंगे वो यदि एक समान है तो उसे हम समयुग्मजी कहेंगे या होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। और यदि हम कोई एक लक्षण ले रहे हैं और उस एक लक्षण के लिए जो हम दोनों जीन लेंगे वो यदि असमान है, अर्थात एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे विषमयुग्मजी। यानी दोनों युग्मक या एलील या कारक या जोड़े जो हम ले रहे हैं वो यदि समान है तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी, और यदि युग्मक या कारक या एलील जो है असमान है तो उसे हम कहेंगे
विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस। एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहां पे, यदि किसी पौधे या जंतु में एक लक्षण के लिए पाए जाने वाले दोनों कारक या एलील या जीन यदि समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल भी यहां देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही एग्जाम्पल कराया है। जैसे मान लीजिए हमने समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधों को लिया है, तो उसके लिए हमने जो दोनों जीन लिए हैं वो कैपिटल आर और कैपिटल आर है, तथा समयुग्मजी यदि हम सफेद रंग के पुष्पों को लेंगे तो उसका जो कारक या जो दोनों जोड़े लेंगे हम वो क्या लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यदि हम किसी एक लक्षण के लिए दोनों जीन ले रहे हैं और यदि वो दोनों जीन या एलील यदि समान है तो वो समयुग्मजी है, और यदि दोनों जीन क्या है, असमान है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो विषमयुग्मजी कहलाते हैं। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यदि हमने समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधों को लिया है तो उसके लिए कैपिटल आर होगा। वहीं यदि समयुग्मजी हम सफेद पुष्प वाले पौधों की बात करते हैं तो इसका जीन प्रारूप होगा स्मॉल आर। अर्थात यहां पे देखिए जो दोनों कारक या एलील हैं वो कैसे हैं, एक समान है, तो ये समयुग्मजी है। वहीं यदि हम बात करते हैं यदि किसी पौधे या जंतु में एक लक्षण के लिए हम किसी पौधे में पाए जाने वाले दोनों कारक या जीन या एलील यदि असमान हो, असमान का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने एक लक्षण लिया, हमने एक लक्षण ये लिया कि मान लीजिए पौधा क्या है, लंबा है, तो लंबे पौधे के लिए हम दो जीन लेंगे। कितने जीन लेंगे, लंबे पौधों के लिए हम दो जीन यूज करेंगे। तो लंबे पौधों के लिए हम देखेंगे, लंबे पौधों को हम दर्शाएंगे कैपिटल टी से। तो यदि देखें लंबे पौधों के यदि हम कैपिटल टी यानी दोनों जो लंबे पौधों के लिए हम दर्शा रहे हैं वो यदि कैपिटल टी हो तो ये क्या है, समयुग्मजी है। लेकिन यदि लंबे पौधों के लिए हम एक कैपिटल टी से प्रदर्शित करें और एक स्मॉल, यहां पे स्मॉल टी आपको बना लेना है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी से यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या है, ये विषमयुग्मजी है। अर्थात लक्षण तो हमारा एक ही है लेकिन जीनों की संरचना क्या है, भिन्न है। अर्थात जो हम दोनों जीन ले रहे हैं या एलील हमने जो दो ठो लिए हैं ये कैसे हैं, ये आपस में समान नहीं हैं। तो जब दोनों कारक या जीन या एलील यदि आपस में समान नहीं होते हैं किसी लक्षण के लिए तो उसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। और यदि किसी एक लक्षण के लिए हम दो जीन लेते हैं और दोनों जीन यदि कैसे होते हैं, एक समान होते हैं यानी सेम होते हैं, तो उसे हम कहेंगे समयुग्मजी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समयुग्मजी व विषमयुग्मजी समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले तो देखा कि मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली जो है उसमें हमने देखा संकेतों की अहम भूमिका होती है। फिर इसके बाद हमने देखा प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, और इसके बाद फिर हमने देखा कि समयुग्मजी व विषमयुग्मजी क्या होते हैं। अब इसमें देखिए दो चीजें बची है। एक चीज तो यह बची है कि लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप यानी कि जीनोटाइप व फिनोटाइप क्या होता है, और इसके अलावा बचा है एक संकर, द्विसंकर व त्रिसंकरण संकरण क्या होता है, यानी मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, ये बचा है। इन तीनों टॉपिक को हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।